जी, मैं अरविंद जी के पास पहले जाता हूँ। अरविंद जी का तो बहुत दीर्घ अनुभव है। अरविंद सर, आपने लंबे वक्त तक संसद को कवर किया है, एक आपका जर्नलिज्म का बड़ा लंबा दौर है। अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से मूव हो रहे हैं मामले किए जाते हैं, और ये नया नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी जो डर्टी विंग है वो किसी भी हद तक जाती, लेकिन ये मामला लगता है उल्टा पड़ गया। और रॉबर्ट वाड्रा पहली बार इतने सख्ती के साथ सामने आए, उन्होंने जो व्यक्त किया है वो निश्चित तौर पर उनका दर्द और मर्म भी, और कहीं वो बतला भी रहे हैं कि आपको सीखना चाहिए। उन्होंने वो कहीं कहा है, वो जो प्रधानमंत्री जी का जो स्पाउस वाला जो कॉलम खाली होता है उसकी ओर इशारा किया उन्होंने। प्रतिक्रिया आपकी अरविंद जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, हो गया अभी। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, और यहाँ अनिल भाई हैं और अरविंद जी, सब ने संसद को बहुत करीब से देखा है। संसद, चंद्रशेखर जी एक बात कहते थे जो मुझे बार बार आती, कि संसद के भीतर की राजनीति और संसद के बाहर की राजनीति, ये दोनों अलग अलग होती है। और संसद तो बहुत कम चलती है, अगर आप इस दौर में देखेंगे तो संसद बहुत कम चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि पीठासीन अधिकारियों को ये चाहिए कि जितना कम समय में चल रही है, वो जो लेजिस्लेटिव मामले हैं या जो देश के बुनियादी मसले हैं उन पर चर्चा करने के लिए उस समय का क्वालिटी इस्तेमाल हो। अगर आपने गौर किया होगा तो अपोजिशन ने इस बीच में जिन चीज़ों को लेके वॉकआउट हुआ या हुआ, वो कुछ बेसिक इशूज थे देश के सामने, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा नहीं हुई, बहुत सारे। लेकिन देखिए क्या कि संसद जो है, संसद या हमारे देश भर के जितने भी विधायी निकाय हैं, वो दो चीज़ों से चलते हैं। पहला जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं जो बाकायदा प्रिंटेड हैं, दूसरी चीज़ है परंपराएं। अब परंपराओं की अगर आप बात करेंगे तो अंग्रेजी राज में ही विठल भाई पटेल ने, जो पहले भारतीय स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने सीधे सीधे, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा मामला आया था शुरू के दिनों में बनने के, जबकि एक बिल सरकार लेके आ रही थी और अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया था, तो विठल भाई पटेल ने कोट इन कोट कहा कि हाउस का एक बड़ा हिस्सा बाहर है, वॉकआउट कर चुका है, और अगर सरकार प्रेस करेगी इस बिल को ले आने के लिए तो मैं सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दूँ, ये कहा था उन्होंने। और आप सोच लीजिए, अंग्रेजी राज की बात थी। फिर आए मावलंकर साहब, जिन्होंने नेहरू जी से इस बात को लेकर लड़ाई लड़ी कि आप ऑर्डिनेंस ऐसे क्यों ले आ रहे हैं अध्यादेशों की राजनीति के खिलाफ। तो आप उठा के देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े कदकाठी के लीडर, जो कि फ्रीडम मूवमेंट के एक आइकॉन थे, वो कभी एक मिलने का समय मांगने की बात आई तो वो खुद मावलंकर जी के कमरे में गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो स्पीकर हैं। तो जो ये संस्था बनी है ना, स्पीकर जो संस्था है, या जो देखिए, लोकसभा स्पीकर और सभापति राज्यसभा में, दोनों में दो बुनियादी फर्क ये हैं कि एक जो है, मतलब ये सभापति के अलावा वो जो है देश का उपराष्ट्रपति भी है, उसकी बड़ी हैसियत है। और आज अगर आप बात करें कि दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उपराष्ट्रपति के साथ क्या है कि वो कानूनी मामलों के बहुत जानकार भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आपने देखा होगा तो जब वो आए हैं तो गवर्नर से आए थे, उन्होंने समय के साथ अपने को भी बदलने की कोशिश की। अगर इधर देखें, जैसे अभी बहुत सारा कंट्रोवर्सी चली है, अभी राणा सांगा की भी चल रही है, तो उन्होंने देखिए प्रोसीडिंग से बाहर किया, बहुत सारी बातें हैं। तो पीठासीन अधिकारी का काम होता है कि वो दोनों को ऐसा ना लगे, अब विपक्ष को ऐसा ना लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, और सत्ता पक्ष को भी ये लगे कि हाँ उसका काम चल रहा है। तो उसको एक बैलेंस, एक मॉनिटर का रोल, एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, जो निष्पक्षता उसको दिखानी पड़ती है और दर्शानी भी पड़ती है। और लीडर ऑफ अपोजिशन, देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन आज के तारीख में एक वैधानिक संस्था है। और अगर आप तुलना करेंगे नेहरू के ज़माने में तो नगण्य था विपक्ष। ये भारत के इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष है, इसको भेड़ों की तरह हाँक करके नहीं चला सकता कोई भी। आज उठा के देख लीजिए ना, इससे मजबूत विपक्ष रहा है कभी? आप उठा के देख लीजिए जो है। तो ये सबसे मजबूत विपक्ष है, और विपक्ष केवल मजबूत नहीं है, उसके पास एक से एक
एक से एक जो है जानकार, बड़े लंबे समय तक मंत्री रहने वाले लोग दोनों हाउस में हैं। आपने अपर हाउस की बात की, खड़गे साहब का तो 52 साल तो उनका पार्लियामेंट्री कैरियर है। कई बार उन्होंने ये कहा है कि स्टूडेंट्स के हिसाब से वो वहां से वो नहीं, संचालित करने की वो तो कोशिश होती है। बार आप देखिए, वो लोकसभा में भी लीडर के रोल में रहे, यहाँ भी रहे, इवन कर्नाटक असेंबली में 2 बार वो लीडर अपोजिशन रहे। तो ऐसा नहीं है, वो जो आज के तारीख में जो अपोजिशन के जो फेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि वो, तो इस समय चाहिए था कि अभी झगड़ा किस बात का है, पिछले बार भी झगड़ा किस बात का था कि जितने बिल आ रहे हैं, रवीन जी को पता है कि सीजेआई ने कहा एक नहीं एक से अधिक बार कि बिल जल्दबाजी में पास होते हैं, पास होने के बाद जल्दी संशोधन होने लगते हैं, और ये भी सीजेआई ने कहा कि समझना मुश्किल हो जाता है। तो अगर प्रॉपर कंसल्टेटिव प्रोसेस, मतलब पूरा एक डिबेट के साथ अगर पास होते तो ये स्थिति नहीं आती। आप देखिए किसान बिल कितना जल्दी पास हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो नियम हो, नियम, प्रक्रिया, परंपरा, ये सब डिरेल हो रही है। और आपने जो कहा कि आपने कुछ बातें इशारे में कही है, तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि ये बड़े चुनौतीपूर्ण दौर से संसद गुजर रही है, और ऐसा लग रहा है, पब्लिक को भी ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड। ऐसा कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा दर्शकों को, आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं, जी जी। जिन दिनों सारे जगह रेल बिछ रही थी ना, तो हर जगह जो है वो दो दो लाइन बिछी है, मतलब 2 लाइनें होती हैं। तो पटियाला के महाराजा ने कहा कि मैं तो ऐसी रेल बनाऊंगा जो एक ही लाइन पे चले, एक पटरी पे चले, तो उसका नाम है पटियाला स्टेट मोनोरेल। कभी मौका लगे तो आप रेल म्यूजियम में देखिएगा। जी तो डेमोक्रेसी तो एक पटरी पे चलती नहीं, डेमोक्रेसी के 2 पिलर है, अपोजिशन है और रूलिंग पार्टी। तो पटियाला स्टेट मोनोरेल जो भी बनाने का प्रयास करेगा तो लोग उसको पसंद नहीं करते। आप उठा के देख लीजिए, आप गैर मुद्दों को ले आएंगे। तो अगर आप गैर मुद्दों, आज जो बहस हम आप कर रहे हैं, इसको संसद में होना चाहिए था। जो है अपने आप, अगर आपको लग रहा है तो आप आचरण, सदस्यों के आचरण के लिए बाकायदा आचरण समिति है, बिल्कुल लोकसभा बिल्कुल। में आचरण समिति है, राज्यसभा में तो 97 में देश की पहली आचरण समिति राज्यसभा में बनी थी कि सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए। इसके अलावा सदस्य बैठेगा कहाँ, ये इसके लिए भी नियम है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको नियम देख रहे हैं, चेयर क्या करेगा, इसके लिए नियम बना है, नियम ऐसा है। थोड़ा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आज ही नोटिस कर रहा था कि एक मंत्री जी क्वेश्चन आवर में जवाब दे रहे थे, पता नहीं रवीन जी ने गौर किया कि नहीं, वो ऐसे लग रहा है जैसे भाषण दे रहे हैं भाई। मतलब क्वेश्चन आवर के अपने एक नियम और प्रक्रियाएं हैं कि संसद में सदस्य ने जो सवाल पूछा है, पॉइंटेड बात करिए, पॉइंटेड बात करिए। आपको उसका जवाब देना है, और जवाब मंत्रालय देता है, मंत्रालय बनाता है, आपको तैयार करके देता है। तो रवीन भाई और हमने तो बहुत सारा देखा है, हमने क्वेश्चन आवर वगैरह पे प्रोग्राम वगैरह किए, तो हमें तो पता है कि इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते, जितना आया हुआ उससे ज्यादा तो आप जवाब नहीं दोगे ना। लेकिन जवाब क्या दिया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए, मैं कह के खत्म करूंगा कि एक सवाल आया कि साहब पिछले 2 साल में रेलवे की कितनी दुर्घटनाएं हुई, जानते उसका जवाब ही आएगा। जवाब में बाकायदा प्रिंटेड हर बार आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मुझे हैरानी होती कि साहब 2004 से और 14 के बीच इतनी दुर्घटनाएं हुई थी, और 2014 से और 19 के बीच में इतनी हुई। अरे भाई, सवाल तो आपसे पूछ रहे कि पिछले 2 साल में कितनी हुई। अभी पिछले 2 साल का इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि पिछले 2 साल में कैजुअलिटीज दिखेंगी, और बताया जाएगा कि बालासोर की दुर्घटना में आखिर वहां करीब 300 लोग मरे, तो आपको बताना पड़ेगा जो है। तो ये जो चीजें हो रही कि मतलब सवाल मांगा जा रहा है कि साहब आपने पिछले 2 साल में कितनी नियुक्तियां की हैं, तो कहेंगे कि साहब यूपीए की सरकार जो थी 2004 से 14 के बीच में उन्होंने 4.5 लाख की थी, और हमने पिछले 11 साल में साहब 5 लाख किया है। तो सवाल ये नहीं है, और पैसे का भी 2004 से, अरे भाई 2004 से 14 का जो रुपए का मूल्य था वो आज तो नहीं है, ये उस समय के जो बजट था आज तो नहीं है, बजट के आकार के हिसाब से चीजें तय होती। तो मेरा ये कहने का मतलब, और एक आखिरी चीज कि हम लोगों ने, अनिल भाई और हम सब लोग, अनिल भाई को ज्यादा याद होगा कि सीएजी की रिपोर्ट आती थी, जी हम जी। लोग जाके रिपोर्ट ले आते थे, स्टडी करते थे। आप मालूम है रिपोर्टें नहीं मिलती है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, कोरोना नहीं। के बाद ये सब बंद हो गया है। आप समझ लीजिए, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, मालूम है आज की रिपोर्ट अगर आई है तो अचानक रात में 9 बजे आपको वो ग्रुप में डाल दीजिए। आप 9 बजे क्या करेंगे, आप बताइए, अगर आप लिखना है आपको, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। रात में 9 बजे क्या कर लेंगे जो है।
हम लोगों ने कितनी रिपोर्टें लिखी मैं आपको बताऊं, स्टैंडिंग कमेटियों की रिपोर्टों पर, सीएजी की रिपोर्ट पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं संजीव भाई, ये चिंताजनक है। और ये जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी संस्था है, जिसको हम कहते हैं कि इसको आप जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं जब, तो आज जो संस्था जिससे सीखना है सबको, चाहे वो नगर निकायों की बात आप करें, चाहे आप पंचायतों की जब आप बात करें कि वहाँ क्वेश्चन आवर लाएंगे, तो भाई पहले तो आप जो सबसे बड़ा सदन है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा सदन है जो, उसको तो ठीक कर लीजिए, जो है ऐसा लगता है मुझे जी। बिल्कुल बिल्कुल। संसद के भीतर अरविंद सर जो चल रहा है हम देख रहे हैं, विपक्ष को दबा दिया जाए, कैसे कुचला जाए, बुलडोज किया जाए, लगातार चल रहा है। और संसद के बाहर सड़क पर हम जाइए तो हिंदू मुसलमान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो अभी हिंदू मुसलमान जो पिछले 1.5 महीने 2 महीने जो बहुत बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच रहा है, क्या इसके पीछे क्या देखते हैं? क्या इतनी आतुरता क्यों है? इसको इतनी हवा देने के पीछे क्या आपको नजर आता है? क्या कुछ मध्यावधि जैसी आहट है? कुछ ऐसा लगता है क्या है कि ये उसकी तैयारियों के रूप में देख सकते हैं इसको? अरविंद सर से लेके मैं रविंद्र जी से यही सवाल। अनम्यूट कीजिएगा। हाँ हाँ, देखिए अभी बहुत सारी बातें रविंद्र भाई ने कही। ये जो आप कह रहे हैं ये चर्चा चल रही है, ये चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि 2014 के बाद ये पहला मौका है जबकि ये सरकार चंद लोगों पर निर्भर होकर रह गई है। और उस निर्भरता को संसद पर भी दिख रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण बिल नहीं है जो कोई ज्वाइंट कमेटी ने बनाई गई हो, जिसको लेकर के आप जितना इम्पोर्टेंट बिल इधर आ रहे हैं उठा के देखिए, वो ज्वाइंट कमेटी में भेजे जा रहे हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज में अगर भेजे जाएंगे तो हो सकता है अपोजिशन लीड कर रहा है उसको, वगैरह वगैरह। देखिए जो अभी रविंद्र जी ने जो कहा ना, मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जो परंपराएं जो खंडित हो रही हैं, जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। प्लीज। कैराना के एमपी थे ना हुकुम सिंह जी, वो इमरजेंसी के दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो किस्सा उन्होंने सुनाया था। इमरजेंसी लागू थी उस समय, वो उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री थे और चौधरी चरण सिंह जी जेल में थे, जेल से छूट के आए थे और वो लीडर अपोजिशन थे उस समय। और वो आए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में परंपरा है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बोलता है तो उसको रोका नहीं जाता आमतौर पर, मैंने लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो बोले चौधरी चरण सिंह ने बोलना शुरू किया, बोलते बोलते 1.5 घंटा 1.25 घंटा, और वो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे थे, इमरजेंसी के खिलाफ बोल रहे थे। तो हुकुम सिंह जी के चूंकि इलाके के आदमी हो, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि मैं वही चिंता कर रहा था कि अभी चौधरी साहब जेल से आए हैं, फिर जेल चले जाएंगे। तो बोले मैं यही सोच रहा था कि यार हमारे इलाके में बड़ा बवाल होगा फिर। और बोले कि लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस था, सब लोग सुन रहे थे और कोई वो नहीं हुआ पूरी, मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि आप उस प्रोसीडिंग को पढ़िएगा। तो बाद में हम विधानसभा प्रोग्राम बना रहे थे, हमने बहुत सारा चीज़ें, मैं ये इसलिए घटना बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की असेंबली ने कुछ ऐसे मानक बनाए जिसको लोकसभा ने भी अडॉप्ट किया। जैसे संपूर्णानंद जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो अपोजिशन ने उनसे मांग किया कि साहब स्पीकर आपका है, डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए जो जी है, जी जी जी, वहीं से शुरू हुई। ठीक है ना। और वो इसलिए कहा था उन्होंने क्योंकि 1937 में जब गोविंद बल्लभ पंत की सरकार बनी थी, उस समय डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग का था। अगर आप देखेंगे वो, ये कोई अभी से नहीं, ये परंपराएं जो संसदीय परंपराएं जो रविंद्र भाई बोल रहे थे, 100 साल का निर्वाचन का इतिहास हो गया हमारा, जी जी और जी लगातार लगातार वो हुआ है। तो ये जो हुआ उस समय एक सोशलिस्ट जो त्रिपाठी जी फैजाबाद के, उनको बनाया गया था। बाद में उस संवैधानिक पद पर वो बड़े महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने उसका निर्वहन किया। यही नहीं, 60s में, मतलब लोकसभा से भी पहले, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष को देने की परंपरा यूपीए असेंबली में शुरू हुई। और रविंद्र जी ने जो बात कही है, संसद में हर सदस्य बराबर है, केवल उसका ओहदा अलग है कि अगर राहुल गांधी जी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है तो अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उनको प्रधानमंत्री के बगल बिठाया जाएगा, क्योंकि लीडर ऑफ हाउस, जी मतलब लीडर ऑफ हाउस के बगल लीडर ऑफ अपोजिशन बैठेगा, ठीक है। जी चेयरमैन बैठेंगे, लीडर ऑफ, मतलब पहले, इसके पहले भी देखिए ना, जेटली जी को हम लोगों ने देखा जब ये बीच में जब ऐसा दौर रहा कि वो जेटली जी पीएम के बगल बैठते थे,
राज्यसभा के भी लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जो संवैधानिक पद ना होके भी उसके लिए एक एक्ट बना, कानून बना है, उसके तहत लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है। और परंपरा यही है कि अगर वो खड़ा होके बोल रहा है तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा, भाई कोई टोका टोकी नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज मेंबर के लिए अब क्या था, राज्यसभा के सदस्यों ने शिकायत किया नेहरू जी को कि साहब आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम बराबरी कैसे, दोनों हाउस आप कहते बराबर है। तो उन्होंने उस समय 2 वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति और इसके अलावा 3 समितियां हैं, अगर आप वित्तीय समितियों को देखेंगे तो वित्तीय समितियों में एक को छोड़ के 2 वित्तीय समितियों के सदस्य दोनों हाउस में हैं, उन्होंने उनको रखा है। यानी ये ठीक है कि वित्तीय मामलों में भूमिका नहीं होगी, लेकिन आज वित्त मंत्री भी उठा के देख लीजिए, कितने सालों से राज्यसभा का आदमी वित्त मंत्री है, वित्तीय मामलों में भूमिका ना होना अलग, लेकिन वित्तीय समितियों में सदस्य दोनों हाउस के हैं। तो उन्होंने कहा था कि चंद बातों को छोड़ के, जैसे वित्तीय मामलों को छोड़ के दोनों हाउस बराबर है। तो ये जो अगर आप परंपराएं खंडित करेंगे, क्या अनंत काल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई और नहीं आएगा। देखिए जोशी जी एक बात कहते थे कि अगर संसदीय परंपराएं, प्रक्रियाएं टूटती हैं तो आने वाली सत्ताएं उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। बिल्कुल कल बिल्कुल। को अगर यूपीए की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की कोई सरकार बनती है, तो वो भी कह सकते हैं कि भाई आपने थम्बी दुरई साहब को बनाया था, हम भी डीएमके की किसी आदमी को बना देंगे डिप्टी स्पीकर। बिल्कुल ठीक।